दुनिया की ऊर्जा और व्यापार का केंद्र मानी जाने वाली एक सभ्यता का आज मलबे, सन्नाटे और तबाही के ढेर में बदल चुकी है। अस्पतालों के दरवाजे बंद है, नालों से जहरीला पानी बह रहा है और आसमान से काली बारिश उतर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कंटाप न्यूज। मैं हूं आप सभी के साथ सची सिंह। अप्रैल 2026 में मिडिल ईस्ट के कई देश आज एक ऐसी भयानक हकीकत का सामना कर रहे हैं जहां जंग सिर्फ सरहदों पर नहीं बल्कि हर घर की थाली और हर मरीज की सांसों के बीच लड़ी जा रही है। आखिर इस तबाही का जिम्मेदार कौन है? मिडिल ईस्ट 2026 एक क्षेत्र जो तबाही की कगार पर है। 28 फरवरी को शुरू हुई दुश्मनी ने मिडिल ईस्ट के नक्शे पर एक ऐसा घाव कर दिया जिसे भरने में 10 को लग सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र की अप्रैल 2026 की ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक यह इलाका अब दुनिया की कुल मानवीय सहायता की जरूरतों का 38% हिस्सा बन चुका है। यूएन की एक रिपोर्ट बताती है कि संकट से निपटने के लिए 12 अरब डॉलर की तत्काल जरूरत है, लेकिन त्रासदी सिर्फ पैसों की नहीं है। त्रासदी उन 24.6 मिलियन लोगों की है जो अपने ही देश में अजनबी बन चुके हैं। इस संघर्ष में न सिर्फ इंसानों को विस्थापित किया गया है बल्कि उस जीवन रेखा को भी काट दिया गया है जिसे हम ग्लोबल सप्लाई चेन कहते हैं। इस संकट का सबसे खतरनाक पहलू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को प्रभावी रूप से बंद कर दिया गया है। यह सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं है बल्कि दुनिया के भोजन, उर्वरक और चिकित्सा उपकरणों की सप्लाई की बेहद अहम नस है। संयुक्त राष्ट्र के कार्यवाहक राहत प्रमुख ने चेतावनी दी है कि हॉर्मुज की नाकाबंदी ने कोविड-19 के बाद का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक संकट पैदा कर दिया है। इसकी वजह से न सिर्फ युद्ध प्रभावित देशों में अकाल की स्थिति है बल्कि दुनिया भर में दवाओं और खाद की शिपमेंट हफ्तों की देरी से चल रही है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने इस समुद्री व्यापार व्यवधान को कम करने के लिए एक विशेष टास्क फोर्स तक गठन कर दिया है, लेकिन समुद्र के बीच खड़ी जंगी पनडुब्बियों के सामने मानवीय मदद के जहाज बेबस नजर आ रहे हैं। यहाँ अगर बात करें विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की रिपोर्ट की तो वह दिल दहला देने वाली है। मध्य पूर्व में स्वास्थ्य सेवाओं पर अब तक 133 से ज्यादा प्रत्यक्ष हमले दर्ज कर दिए गए हैं। लेबनान में हालात सबसे ज्यादा गंभीर बताए जा रहे हैं, जहां महज एक महीने में 55 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 6 बड़े अस्पताल बंद करने पड़े। डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों को निशाना बनाया जा रहा है, जिससे चिकित्सा व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक विस्थापितों के शिविरों में दवाएं नहीं पहुंच पा रही, जिससे संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ चुका है। अस्पताल अब इलाज की जगह नहीं बल्कि हमलों में डर से खाली पड़े खंडहरों जैसे दिखते हैं, जहां ऑक्सीजन सिलेंडर्स और बुनियादी एंटीबायोटिक्स की कमी से मौत के आंकड़ों को कई गुना बढ़ा दिया है। लेबनान की 1/3 आबादी यानी लगभग 12 लाख लोग बेघर हो चुके हैं। बैरूत के वाटर फ्रंट पर बने अस्थायी टेंटों में बच्चों का बचपन मलबे में दफन हो रहा है। वहीं ईरान में करीब नागरिकों की मौत के साथ साथ एक नया पर्यावरणीय खतरा भी पैदा होता नजर आ रहा है। तेल डिपो पर हुए हमले की वजह से आसमान में जहरीले धुएं के बादल छाए रहे, जिससे काली बारिश हो रही है। यह बारिश न सिर्फ फसलों को बर्बाद कर रही है बल्कि पानी के स्रोतों को भी एक तरीके से जहरीला बना रही है। ईरान में 120 से ज्यादा स्कूल तबाह हो चुके हैं और लाखों लोग विस्थापित होकर सुरक्षित ठिकानों की तलाश में भटक रहे हैं। MFS के मुताबिक सिर्फ 10% जरूरी सामान ही अंदर पहुंच पा रहा है। वहीं यमन में स्थिति प्रलयकारी है। 18 मिलियन लोग भूख से तड़प रहे हैं और स्वास्थ्य प्रणाली पूरी तरह ध्वस्त होने की कगार पर है। सीरिया में जहां पहले से ही गृह युद्ध के जोखिम में थे, अब लेबनान से भागकर आए 2.5 लाख नए शरणार्थियों ने संसाधनों पर भारी दबाव डाल दिया है। सूखे जैसी स्थिति और जंग ने सीरिया को एक ऐसे अकाल की तरफ धकेल दिया जहां भोजन जो सबसे दुनिया की जरूरत है वो अब एक विलासिता बन चुका है। संयुक्त राष्ट्र ने अब तक 5 मिलियन के आपातकालीन घोष और WHO के जरिए लेबनान, इराक और सीरिया के लिए विशेष पैकेज जारी किया। कूटनीति मोर्चों पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत जीन अर्नोल्ड इस्लामाबाद में होने वाली अमेरिका ईरान वार्ता के लिए जमीनी तैयार कर रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि क्या कोशिशें काफी हैं? यूएन रिलीफ चीफ ने साफ शब्दों में कह दिया है कि सहायता प्रणाली इस समय ओवर स्ट्रेच, अंडर फंडेड है। 2026 की मानवीय अपील का सिर्फ 15 से 22% हिस्सा ही अब तक फंड हो पाया है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चुप्पी और फंड की कमी संकट को और भी गहरा बना रहा है। पीने के पानी का संकट और वाटर वॉर की आहट मध्य पूर्व के इस महासंकट में सबसे गहरा घाव पीने के पानी और साफ सफाई की व्यवस्था पर लगा हुआ है। ईरान ने हवाई हमलों की वजह से वाटर डिसलिनेशन यानी जल विलवनीकरण प्लांट जो नुकसान पहुंचा उसने करीब 28 लाख लोगों को बूंदाबांदी पानी के लिए मोहताज कर दिया। लेबनान के राहत शिविरों में जहां क्षमता से 280 गुना ज्यादा लोग रह
रहे हैं वहां साफ पानी की कमी ने हैजा और दूसरी जल जनित बीमारियों के खतरे पर रेड जोन तक पहुंचा दिया। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट बताती है कि इस जंग में पानी अब एक बुनियादी जरूरत नहीं बल्कि जीवित रहने के लिए एक कठिन चुनौती बन चुका है। जहां लोग दूसरे स्रोतों से पानी पीने को मजबूर हैं, इस मानवीय त्रासदी का सबसे मासूम और लाचार चेहरा वह बच्चे हैं जिनके भविष्य मलबे के ढेरों में दबा हुआ है। लेबनान में विस्थापित हुए 12 लाख लोगों में से 35% सिर्फ बच्चे हैं। ईरान में 120 से ज्यादा स्कूलों के और गाजा में URWA स्कूलों के शेल्टर होम में तब्दील होने से लाखों बच्चों की शिक्षा पूरी तरह ठप हो चुकी है। मनोवैज्ञानिक का मानना है कि ब्लैक रेन और धमाकों के साए में जी रहे बच्चों में क्रॉनिक ट्रॉमा के लक्षण देखे जा रहे हैं। यहाँ सिर्फ एक पीढ़ी का विस्थापन नहीं है बल्कि एक पूरी पीढ़ी के मानसिक और शैक्षिक विकास का परमानेंट शटडाउन है, जिसे सुधारने में दशकों का समय लग सकता है। जमीन पर काम कर रहे मानवीय सहायता कर्मियों और डॉक्टर्स की स्थिति अब मसीहा से शिकार में बदलती नजर आ रही है। WHO के आंकड़ों के मुताबिक इस क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं पर 133 से ज्यादा हमले हुए, जिनमें सैकड़ों हेल्थ वर्कर्स या तो मारे गए या गंभीर रूप से घायल हो गए। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर और केयर जैसी संस्थाएं चाहकर भी उनके इलाकों तक नहीं पहुंचा पा रही है, जहां घायलों की संख्या सबसे ज्यादा है। और जब अस्पतालों के बुनियादी ढांचे को ही निशाना बनाया जाता है तो वहां काम करने वाले प्रोफेशनल्स का मनोबल टूट जाता है। आज स्थिति यह है कि घायल को अस्पताल ले जाना उसे युद्ध के मैदान में छोड़ देने से ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा है। मध्य पूर्व की यह त्रासदी सिर्फ एक क्षेत्रीय युद्ध नहीं बल्कि मानवता के विवेक की एक परीक्षा है, जहां दवाइयां बारूद से ज्यादा महंगी हो चुकी हैं और पानी की एक एक बूंद के लिए जंग लड़नी पड़े तो समझ लीजिए कि दुनिया ने अपना रास्ता खो दिया है। क्या इस्लामाबाद की बातचीत इन मासूम को उनकी जिंदगी वापस दे पाएगी? फिलहाल बस इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कंटाप न्यूज। मैं थी आप सभी के साथ सजी सिंह।